Very fresh good morning to all the students present over there. Well, today we will be learning about fertilization and implantation. This video will be slightly longer than the other videos. I request you guys to kindly cooperate and watch the complete video in one go. Okay, so that things can be easier for you. सो बेटा सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में. व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एंड वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. तो बेटा हमने बात की लास्ट के वीडियोज़ में कि जब कोइटस होता है तो जो मेल का ऑर्गन है पेनिस, वो बेटा फीमेल वजाइना के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक बारी के इजैकुलेशन में रिलीज़ करता है. यहाँ तक क्लियर था? अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जो पोर्शन है, उसके अंदर स्पर्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं. वो कैसे? क्योंकि बेटा जो हमारा सीमन होता है वो एल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है नेचर में. लेकिन जो फीमेल जेनाइटिलिया है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसका मीडिया कैसा है? वो एसिडिक मीडियम का है. तो ऑटोमेटिकली इट वर्क्स अगेंस्ट द स्पर्म्स. फिर कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है यूट्रस. यूट्रिन वॉल्स जो हैं कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म को किल करते हैं, या यूँ कह सकते हो कि उसके टेल को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी कुछ स्पर्म्स का लॉस हो जाता है. और जो ओवा है वो एम्पुला क्या था? हमारी फेलोपियन ट्यूब का पार्ट था एम्पुला, वहाँ लोकेटेड होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का वेट करता है. तो देखो कितना लंबा एक माइक्रोस्कोपिक सेल स्पर्म के लिए वो डिस्टेंस कवर करना वजाइना टू एम्पुला कितना मतलब डिफ़िकल्ट टास्क होगा. ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, जो स्पर्म के अगेंस्ट वर्क करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्पर्म्स ओवा तक रीच ही नहीं कर पाते, बीच में ही डिजेनरेट हो जाते हैं. लेकिन जो रीच कर पाते हैं वो फिज़िकली जैसे होने चाहिए प्रॉपर कंडीशन में नहीं होते. हैंस दे आर अनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवा. ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन की. ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसमें क्या है बेटा, जो आपकी वेजाइनल सिक्रेशंस हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को वॉश करते हैं, वॉश करने का काम करेंगे, ब्रशिंग अप करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, वो वीक हो जाएगी. अच्छा, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जैसे ही स्पर्म ओवा के पास जाएगा तो बेटा उसके एक्रोसोम का बर्स्ट होना बड़ा ज़रूरी है. एक्रोसोम के ऊपर अगर थिक लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी तो डिफ़िकल्ट होगा एंजाइम्स का बाहर निकलना. ठीक है. अच्छा, जब लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने की कोशिश की गई स्पर्म और ओवा के बीच में, तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि स्पर्म जो है वो ओवा को फ्यूज़ ही नहीं कर पा रहे, मतलब उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज इंटैक्ट. तो एक्रोसोम कैसे बर्स्ट होगा? ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. अब देखिए बेटा, ये एक ओवा है. ठीक है, ये एक ओवा है. ध्यान रखो कि जब भी ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज़ होता है तो उसके साथ 2 लेयर्स जरूर रिलीज़ होती हैं, जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा. ठीक है, अब ओवा की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे? विटेलाइन मेम्ब्रेन. ये सेंटर में क्या है? ओवा. इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में और जो अपनी जोना पेलोसिडा है इसके बीच में जो स्पेस होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस. ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर में आपको इरेगुलर सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है बेटा? ये है कोरोना रेडिएटा. अब ये मैंने स्पर्म शो किया है यहाँ, दो इट्स नॉट एक्चुअली इन सच कंडीशन, इस तरह का नहीं होता बेटा, इट्स सर ऑफ डायग्राम. तो स्पर्म को लोकेट किया मैंने यहाँ. ये टिप पे क्या है? एक्रोसोम है, डेट इज़ फुल ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, अब जब स्पर्म आएगा तो बेटा वो ये जो कोरोना रेडिएटा है इसको पियर्स करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो चुकी है कैपेसिटेशन रिएक्शन की वजह से, तो एंजाइम्स हेल्प करते हैं कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में, जोना पेलोसिडा पे
पहुंच जाता है स्पर्म, और जोना पेलुसिडा पे ZP3 नाम का रिसेप्टर होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन स्पर्म को बाकी अदर स्पीशीज़ के स्पर्म से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये जो ZP3 आपके रिसेप्टर्स हैं, इनको जब ये पता लगता है कि हाँ भाई स्पर्म जो है वो ह्यूमन स्पर्म है, तो वो क्या करते हैं, वो जो जोना पेलुसिडा है इसको पोलिफरेट कर देते हैं, पोरस बना देते हैं, यानी कि स्पर्म के लिए एंट्री कर जानी आसान हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कैपेसिटेशन रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ फ्लैजिला, दैट इज द टेल ऑफ द स्पर्म सेल। ठीक है, एक्रोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम्स हेल्प piercing the corona radiator. I already told you. ZP3 receptors recognizes only human sperm cells present on zona pellucida, and on getting human sperms the zona pellucida starts breaking down. ठीक, जोना पेलुसिडा ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है, ये कह सकते हैं पोरस होनी शुरू हो जाती है ताकि स्पर्म उसमें एंटर कर सकें ना। अब पॉलीस्पर्मी क्या है, एक से ज़्यादा स्पर्म से फ्यूज़ हो जाए अगर ओवा, तो बेटा जो जेनेटिक नेचर है, जो जेनेटिक कंडीशन है ह्यूमन सेल की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी यानी पॉली यानी कि मैनी, स्पर्म यानी कि स्पर्म सेल, एक से ज़्यादा स्पर्म सेल से फ्यूज़ ना हो ओवा, इसके लिए दो तरह के ब्लॉक हमारे पास मौजूद हैं। एक को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, एक को बोलते हैं स्लो ब्लॉक। तो देखो क्या होता है, block to polyspermy, multiple sperm entry ensures fertilization of only one sperm with the ova. When the sperm touches the vitelline membrane and its nucleus enters the ova, the depolarization of vitelline membrane takes place. जैसे ही स्पर्म का हेड जो है, एक्रोसोम जो है, वो टच करता है ओवा की मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन को, तो जो डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है किसका, विटेलाइन मेम्ब्रेन का, यानी कि अब उसके अंदर और ये हार्ड होनी शुरू हो जाएगी और इसके अंदर और कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। नेक्स्ट इज द मेल स्पर्म न्यूक्लियस called male pronucleus releases various chemicals that destroy ZP3 receptors. This is called slow block to polyspermy. जो मेल के स्पर्म में न्यूक्लियस है, जब ये ओवा के अंदर एंटर कर जाएगा तो कुछ केमिकल्स रिलीज़ होंगे ओवा के अंदर से, जो कि ZP3 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ZP3 रिसेप्टर्स का डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहलाता है, और ये जोना पेलुसिडा को इम्परमेबल कर देता है स्पर्म्स के लिए। अब देखिए, मेल प्रोन्यूक्लियस इंड्यूसेस मियोसिस 2 इन द फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte। हमने पिछली क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि जो oogenesis हो रहा है वो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर मियोसिस 2 पे, मेटाफेज 2 पे आके रुक जाता है ओवा का। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ जब प्रोन्यूक्लियस एंटर करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो दोबारा से इनिशिएट हो जाता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। एक तो पहले मियोसिस 1 पे बनी थी, वो डिजेनरेट हो गई थी, अब दोबारा से सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है जो कि दोबारा डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट अस सी। ओवा के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। दे बोथ आर हैप्लोइड सेल्स। दोनों इकट्ठे आते हैं कहाँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला। ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस जिनको हम प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं वो मीट करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द ज़ाइगोट। अ ज़ाइगोट इज अ सेल विद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, ये बात ध्यान रखो कि ह्यूमन बीइंग में सिर्फ ज़ाइगोट एक ऐसी टोटिपोटेंट सेल है जो कि सभी जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ ज़ाइगोट एक ऐसी सेल है जो कि टोटिपोटेंट है। टोटिपोटेंट का मतलब है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, फ्यूज़न बेशक से हो गया है, बट स्टिल द आउटर मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा इज़ देयर ऑन द ओवा। कोरोना रेडिएटर तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, सिर्फ क्या बची है, जोना पेलुसिडा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बची है।
अब इसके अंदर जाइगोट के अंदर मिटोसिस होगी, यानी कि 1 से 2 सेल बनेंगी। ये दोनों सेल जो हैं इक्वल डिवीजन होगी, तो इक्वल इन साइज़ होंगी, लेकिन जाइगोट का साइज़ सेम रहेगा। तो बेटा सेल्स अगर फर्दर डिवाइड करेंगी तो सेल्स का साइज़ रिड्यूस होता चला जाएगा और जाइगोट का साइज़ जो है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मिटोसिस डिवीजन पे 2 सेल्स बन जाएंगी, क्लीवेज हो जाएगा। इस तरह के डिवीजन को क्या बोलते हैं? क्लीवेज, जिसमें कि साइज ऑफ द सेल रिड्यूसेस बट इट्स नंबर इंक्रीजेस। दोबारा से मिटोसिस होगा तो 4 सेल बन जाएंगी। ये जो सिंगुलर सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। और इस तरह से जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है बेटा मिटोसिस से। ठीक है, 4 सेल स्टेज इज नोन एज एम्ब्रियो। अब ये इसमें मिटोसिस के बाद दोबारा इस स्टेज के बाद दोबारा से मिटोसिस होगी, तो जो 8 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो होगा उसको हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलेंगे? मोरुला। मोरुला पहुंचता है यूट्रिन कैविटी के अंदर फर्टिलाइजेशन के 4th डे। फर्टिलाइजेशन होने के चौथे दिन मोरुला यानी कि 8 to 16 सेल की जो स्टेज थी वो चलना शुरू कर देती है यूट्रिन कैविटी की तरफ, और यूट्रिन कैविटी तक पहुंचते पहुंचते ये 100 सेल्ड स्टेज बन जाती है। 100 सेल्ड स्टेज बन जाती है। अब जब तक मोरुला 100 सेल स्टेज में यूट्रिन कैविटी में पहुंचती है तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले ग्राफ के अंदर पढ़ा था, कहाँ गया, कि ये जो है 4th डे पहुंचती है। ये क्या थे? सिक्रेटरी ग्लैंड्स थे। क्या सिक्रेट कर रहे थे? लैक्टोजन सिक्रेट कर रहे थे। तो यूट्रिन वॉल ऑलरेडी ग्लाइकोजन सिक्रेट कर रहे, यूट्रिन वॉल ऑलरेडी ग्लाइकोजन सिक्रेट करना शुरू कर चुकी होती है सो एज टू हेल्प द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आगे चलते हैं। अब जब ये इम्प्लांटेशन की स्टेज पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। आउटर लेयर जोना पेलुसिडा, अंदर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। फिर क्या है? अंदर एक कैविटी है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसियोल। ये किससे फिल्ड है? ये ग्लाइकोजन फिल्ड है। सियोल होती है बेटा कैविटी, ब्लास्टोसियोल, सियोल यानी कि कैविटी। क्या फिल्ड है इसमें? ग्लाइकोजन। अब जो इसमें सेल्स थी मोरुला में, जो 100 सेल्स थी वो अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट कर लेंगी, सिंगल लेयर फॉर्म करेंगी और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। ठीक, ये जो सिंगल लेयर फॉर्मेशन होगी, सराउंडिंग होगी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, और ये जो हुक लाइक फॉर्मेशन है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एंडोब्लास्ट या इनर सेल मास। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है ये रिलीज़ करता है कुछ एंजाइम्स और ब्रेक डाउन करता है जोना पेलुसिडा को। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट ऑफ जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा है बेटा, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग आप देख रहे हो डार्क ब्लू में, इसको ये इनर सेल मास कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज़ करके ब्रेक डाउन कर देता है और ये बाहर निकलाता है इससे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलुसिडा से बाहर निकलाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है। अब जब ये इम्बेडिंग शुरू होगी तो ये चीज़ ध्यान रखो कि एंडोब्लास्ट जो है ये यूट्रिन की वॉल की तरफ होगा, ना कि इससे अपोजिट डायरेक्शन में। इधर क्या है? यूट्रिन कैविटी, इधर क्या है? यूट्रिन वॉल। तो ये एंडोब्लास्ट यूट्रिन कैविटी यूट्रिन वॉल की तरफ होगा, यानी कि एंडोमेट्रियम की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनेगा? प्लेजेंटा बनेगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस ऑन 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन को 7 दिन हो चुके होंगे तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा, किसमें? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में। ठीक है, अब ट्रोपोब्लास्ट शुरू कर देगा रिलीज़ करना HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनिडोट्रोफिन हार्मोन। इसको रिलीज़ करना शुरू करेगा 8th डे पे। इम्प्लांटेशन हुई 7th डे पे, HCG रिलीज़ करना शुरू हुआ 8th डे। ठीक है, 8th डे को HCG रिलीज़ हुआ है और ट्रोपोब्लास्ट जो है वो फ्यूचर की प्लेसेंटा बनाएगी। ट्रोपोब्लास्ट क्या था? ये जो जितनी सेल्स थी ये सिंगल लेयर में अरेंज हो गई थी अराउंड द पेरिफ्री, ये क्या बनाएंगी? प्लेसेंटा बनाएंगी। अब देखिए,
कॉर्पस में ल्यूटियम जो है वो मेंटेन करता है अपने आप को और सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। शुरू के 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ऑल्दो ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है प्लेजेंटा का। लेकिन बेटा शुरुआत के ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्लेजेंटा इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो ये हार्मोन्स जितने लेवल पर रिक्वायर्ड है उतने लेवल पर रिलीज़ कर सके। ठीक है। अब देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ट्विंस कैसे बनते हैं। तो बेटा ट्विंस 2 तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक यानी कि एक जाइगोट है, 1 जाइगोट, वो 8 सेल स्टेज पे पहुंचने से पहले ही 2 में डिवाइड कर गया है। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर गया है। डाइजाइगोटिक ट्विंस यानी कि 2 ओवा, 2 स्पर्म, 2 जाइगोट। ठीक है, ये आइडेंटिकल होते हैं, दीज आर नॉट आइडेंटिकल। फाइन। अच्छा, इसी में मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जब 8 सेल से ज़्यादा सेल हो जाएं और तब ब्रेक डाउन होना शुरू हो 2 आइडेंटिकल एम्ब्रियोज में, तो बेटा कंडीशन आती है कॉन्जॉइंट ट्विंस की या सिएमीज ट्विंस की। ये क्या है, इसमें जाइगोट टूटने की कोशिश बेशक करता है लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपस में अटैच्ड रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्विंस में सिर जुड़ा हुआ है, बैक से जुड़े हुए हैं या हाथ जुड़ा हुआ है, तो वो किस वजह से है कि वो जो डिवीज़न है एम्ब्रियोज का वो लेटर स्टेज पे शुरू हुआ है। नाउ इनर सेल मास इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट। जो इनर सेल मास था, एंडोब्लास्ट था, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। सेकेंड वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या क्या होंगे। ट्रोपोप्लास्ट गेट्स डिवाइड्स इनटू 2 लेयर्स। ट्रोपोप्लास्ट जो है अपने आप को 2 लेयर्स में डिवाइड कर लेगा, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर जो है वो सेल्स की बनी होगी, तो इसको क्या नाम दिया, साइटोट्रोपोब्लास्ट। साइटो यानी कि सेल्स, ट्रोपोब्लास्ट यानी ट्रोपोप्लास्ट की लेयर। आउटर लेयर जो है वो साइटोप्लाज्म पूल से बनी है जिसमें कि मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद हैं। आपने 9th क्लास में सिंक्टियम पढ़ा है, ठीक है, कोकोनट वाटर के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या था, उसमें कैरियोजेनेसिस हो गया था, यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं, न्यूक्लियस तो 1 से 2 में बन रहे हैं, लेकिन उनके चारों तरफ सेल वॉल अपीयर नहीं हो रही है, सेल मेम्ब्रेन अपीयर नहीं हो रही, साइटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म पूल विद मल्टीपल न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट। सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, सिंक्टियो का मतलब ही ये है कि मल्टीपल न्यूक्लियस हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कब होगा, जब कार्योजेनेसिस होगी लेकिन साइटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, सेल ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब देखो ये डायग्राम की मदद से बताया गया है कि 8th डे फर्टिलाइजेशन पे, फर्टिलाइजेशन के बाद 8th डे जाइगोट की क्या कंडीशन होती है। तो देखो सबसे बाहर ये जो आपको मल्टीपल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर के, ये है सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट मल्टीपल न्यूक्लियस के साथ। ये लाइट ब्लू कलर में जो लेयर दिखाई दे रही है प्रॉपर लेयर, ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर जो इनर सेल मास था ये भी अब 2 में डिवाइड कर चुका है, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर गया है। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ है वो क्या कहलाएगा, एपीब्लास्ट, और जो दूसरी तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में है वो क्या कहलाएगा, हाइपोब्लास्ट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलें, देखिए ये 8th डे की ही हैं तीनों डायग्राम जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, वो 8th डे के ही हैं। जो एपीब्लास्ट था वो अपने अंदर एक कैविटी बना लेगा, और जो हाइपोब्लास्ट था वो भी अपने अंदर एक कैविटी बना लेगा। एपीब्लास्ट का नीचे वाली तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट की तरफ जो लेयर है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एमनियोन, और इसके बीच में जो कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड फिल कर जाएगा और वो क्या कहलाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। इसी तरह से जो हाइपोब्लास्ट है वो एक कैविटी बना लेगा और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या बन जाएगा, यॉक, और इस कैविटी को क्या बोलेंगे, यॉक सैक। एमनियोन के अपोजिट लेयर जो होगी एपीब्लास्ट की, उसको हम एपीब्लास्ट ही बोलेंगे। अब देखिए जो यॉक सैक है इससे कुछ सेल्स निकलेंगी, ठीक है, इससे कुछ सेल्स सिक्रेट आउट होंगी और वो जितनी भी वैकेंट स्पेस है इसको कवर करने की कोशिश करेगी।
cells from yolk sac surrounds amnion and other things, and this is known as extra embryonic mesoderm. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इसको चारों तरफ सराउंड कर लेगी. कहाँ से आई? यॉक सैक के अंदर से जो सेल्स आई वो. अब देखो, ये मैंने येलो कलर से जो है डिनोट करने की कोशिश की है यहाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को, जो कि यॉक सैक की सेल से बनी है. अब देखो 9th डे क्या हो रहा है. 9th डे में यहाँ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट डिस्क बोलेंगे. और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी थी बेटा, इसके अंदर कैविटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि मैंने रेड कलर से डिनोट कर रखी है. ठीक है. इसके अंदर ये ब्लू कलर की जो ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक. सबसे बाहर कौन सी लेयर थी? सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस थी. फिर अंदर प्रॉपरली अरेंज सेल्स थी, जिसको बोला हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट. फिर उसके अंदर मेसोडर्म था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसके अंदर कैविटी बन रही थी. ठीक है. डिस्क बन जाएंगी एपीब्लास्ट की और हाइपोब्लास्ट की. एपीब्लास्ट से ही बेबी जनरेट होता है, हाइपोब्लास्ट से बेबी जनरेट नहीं होता. बट इंस्टेड हाइपोब्लास्ट जो है वो इवेंचुअली प्रेगनेंसी जैसे फॉरवर्ड होती है, वैसे वैसे डीजनरेट होना शुरू हो जाता है. अब देखो बेटा, जो एम्ब्रियो है ना, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर से कवर्ड होता है. ठीक है. एम्ब्रियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर से कवर्ड होता है. कैसे? 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें कि पहली है कोरियन, दूसरी है एमनियन, तीसरी है यॉक सैक और चौथी है एलोन्टिस. ठीक है. ये जो कोरियन है ये 3 चीज़ों से मिलके बनी है. किस किस से? सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से. एमनियन आपने पीछे देखा है, ये एमनियन थी, एपीब्लास्ट की सेल से बनी है. और यॉक सैक आपने देखा हाइपोब्लास्ट से बना है. बेबी फॉर्म्स फ्रॉम द डिस्क कॉल्ड एपीब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट ऑल्सो डीजेनरेट्स विद डेवलपिंग बेबी. ठीक है. अब देखिए, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स दैट प्रोटेक्ट एंड कवर द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर कोरियन. ये कॉम्बिनेशन है ट्रोपोब्लास्ट का प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का. सेकंड है एमनियन, जो कि एक थिन एक्टोडर्मल मेम्ब्रेन है लाइंड विद मेसोडर्म. एमनियन एक्टोडर्मल यानी कि बाहर की तरफ लोकेटेड मेम्ब्रेन है, और इसको आउटर लाइनिंग कौन दे रही है? मेसोडर्म. इट एनक्लोजेज एम्ब्रियो लाइक अ बलून. ये एम्ब्रियो को बलून के जैसे एनक्लोज करके रखती है. फिर थर्ड है यॉक सैक. ये इंडोडर्मली लाइंड है और नॉट ऑल इन न्यूट्रिशन इन मैमेलियन एम्ब्रियोज. हमने पढ़ा है कि यॉक जो है एग जब बनता है बर्ड्स में, तो यॉक उसको न्यूट्रिशन, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. लेकिन बेटा मैमेलियन एम्ब्रियोज में इस तरह का यॉक का कोई फंक्शन नहीं होता न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का. चौथी है एलेंटोइस. एलेंटोइस क्या है? ये स्मॉल एंडोडर्मली लाइंड डाइवर्टिकुलम ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ हिंडगट. हिंडगट की तरफ एक एंडोडर्मली लाइंड स्मॉल लेयर है सेल्स की. ठीक है. इसको प्लेसेंटा जब फर्दर हम पढ़ेंगे ना प्लेसेंटा की डेवलपमेंट, तब इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी. अब देखिए, कोरियन है, ये 3 लेयर्स कोरियन बनाती हैं. ये बेटा कुछ समय बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं, जिनको विलई बोलते हैं. तो कोरियन के अंदर अगर विलई बनी है तो उनको क्या नाम दे दिया? कोरियोनिक विलाई. ठीक है. और ये क्या है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से मैच्योर होना शुरू हो जाती है. ठीक. अब देखो, जब ये प्लेजेंटा बनेगा ना, ये कोरियोनिक विलाई है, ये प्लेजेंटा बनाने में मदद करेगी. प्लेजेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 ऑर्गेनिजम्स के इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड करता है. प्लेजेंटा मम्मी की तरफ से भी बनेगा और बेबी की तरफ से भी बनेगा. कैसे? जो बेबी है वो तो कोरियोनिक विलाइज प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन जो मदर है वो मैटरनल सिनोसाइड के द्वारा जो है ब्लड पोर करेगी इसके यहाँ कैविटी के अंदर. ये जो कोरियन है, कोरियन के बीच में यहाँ कैविटी जनरेट हो जाएगी. मैटरनल सिनोसाइड का मतलब है स्वोलन ब्लड वेसल्स. वो ब्लड पोर करेंगी इस लेयर में, यहाँ कैविटी के अंदर. ठीक है.
ट्रोफोब्लास्ट कैविटीज़ में ब्लड पोर करेगी, मैटरनल सिनुसोइड। अब देखो, प्लेसेंटा इज बायडायरेक्शनली डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो कोरियोनिक विलाई फ्रॉम मदर ब्लड। Babies and mother's blood never meet and is separated by cytotrophoblast layer। जो बेबी का ब्लड है वो इस तरफ रहेगा, ठीक है, और जो मम्मी का ब्लड है वो इस तरफ रहेगा। बीच में ये लेयर है, ब्लू कलर की लेयर क्या थी? साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन एक्सचेंज होता रहेगा मटेरियल्स का बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। नाउ प्लेसेंटा डेवलप्स इन एंडोमेट्रियम। अगर पूछ लिया जाए यूट्रिन वॉल की कौन सी लेयर में प्लेसेंटा डेवलप होगा, तो आप बताएंगे कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट वॉल है वहाँ पे। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बेटा, ये वही कॉर्ड है जिससे नाभि जिसको बोलते हैं, जिसको कि कट किया जाता है जब बेबी डिलीवर हो जाता है। अच्छा, इसकी एक खास बात है अम्बिलिकल कॉर्ड की, इट हैज़ 2 वेन एंड 1 आर्टरी, ठीक है, इसलिए ये मोस्टली इसका कलर जो है हमें पर्पल दिखाई देता है। O2, CO2, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स ये एक्सचेंज किए जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, और मम्मा के ब्लड के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो प्लेसेंटा है। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह प्लेसेंटा काम करता है, बट इट इज़ अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में प्लेसेंटा मिलता है, अदरवाइज इट्स नॉट देयर। अब प्लेसेंटा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। कब रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन के 8th डे पे ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और इसी हार्मोन के बेसिस पे जो है प्रेगा टेस्ट स्ट्रिप्स जो हैं वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज HPL हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका क्या काम है? ये डेवलपिंग ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ब्रेस्ट का मिल्क फॉर्मेशन जो करता है उसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और 2 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हमने बात की थी कि 3 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम इस काम को संभालता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम की जगह प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, एज दीज आर द प्रेगनेंसी हार्मोन्स। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर हम ओवरीज को रिमूव कर दें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने के दौरान हम किसी फीमेल की ओवरीज को रिमूव कर देते हैं, तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा? पॉन्डर ओवर इट एंड मैसेज मी योर आंसर्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, HPL प्रिपेयर्स ब्रेस्ट बाय इंड्यूसिंग ग्लैंडुलर ग्रोथ फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि मिल्क फॉर्मेशन। कौन कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, HPL। ये क्या करते हैं? ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की डेवलपमेंट के बाद। प्रेगनेंसी जैसे ही ख़त्म होने को आती है तो बेटा ओवरीज एक और हार्मोन रिलीज़ करती हैं जिसका नाम है रिलैक्सिन। एज द नेम सजेस्ट, इट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द मसल्स, यूट्रिन मसल्स और सर्विकल वॉल्स को, और जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारी पेल्विक एरिया में, उनको रिलैक्स करने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन। पूछा जाए कहाँ से रिलीज़ होता है, देन इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, और ये फैसिलिटेट करता है बेबी की डिलीवरी को। ओवरऑल देयर इज़ इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन इन द फीमेल बॉडी। जितने भी हार्मोन्स हैं फीमेल की बॉडी में, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, जितने भी हार्मोन्स हैं सभी का एक लेवल इंक्रीज लेवल देखा जाता है